अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन देखिए, पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव निगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे आपके चार्ज दिया हुआ है कितना, ये, ठीक है। अब कहा गया एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NE होता है, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चार्ज दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10⁻⁻⁷, n की वैल्यू नहीं पता, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7। अब एक चीज़ बताइए हमें, ये वाला वैल्यू 1 कूलम के अंदर हम लोग बहुत पहले निकाल चुके थे। ये होता है 6.25 इंटू 10⁻18। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 10⁻7, ठीक है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 1.875 इंटू 10⁻12 के आसपास आता है, ठीक है। अब कहा गया इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास। बिल्कुल, क्योंकि मास आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के मास से आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना मास ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर कितना होगा आपका, तो एक मास का, आप एक इलेक्ट्रॉन का मास लिख लीजिए 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ये जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। ये कितना था 1.875 इंटू 10⁻12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ आपका 1.7 इंटू 10⁻18 kg आता है, ठीक है। 10⁻18 kg ये आपका कैलकुलेशन है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मल्टीप्लाई तो मैं सिखाऊंगा नहीं। मेन चीज़ इसमें क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये आपको अगर पता होता तो ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स A and B हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स। फोर्स पूछा गया है आपसे यहाँ पे, ठीक है। और इनके ऊपर चार्ज दिया गया है 6.5, ठीक है। तो आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट रख दीजिए, ये होता है 9 इंटू 10⁻9। ये कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। Q1 और Q2 दोनों सेम है, कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। 2 बार है तो ये स्क्वायर हो गया, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू कुछ 1.5, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या कहा गया व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अमाउंट। अगर आपने क्या किया इसमें चार्ज की वैल्यू डबल कर दी, यहाँ पे देखिए डबल द अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए Q1 और Q2 सेम था, तो पहले F था K
क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था देखो Q1 और Q2 दोनों सेम था, इसको मैं Q बोल दिया। ठीक है, अब क्या कहा गया कि फोर्स चेंज हो गया, तो फोर्स मान लीजिए F डैश हो गया, K तो सेम रहेगा। ठीक है, चार्ज क्या हो गया, डबल हो गया। डबल हो गया मतलब 2Q हो गया, इसको स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब R/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये ऊपर चला गया, और ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, 16 टाइम्स आपका क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज़्यादा हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 इंटू ये आपका कितना था 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.24 न्यूटन आ जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, साइन पूछा गया सबसे पहले आपको तो। ठीक है, अब आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये वाले पार्टिकल्स ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं दोनों, तो ये वाले क्या होंगे, निगेटिव होगा, ये वाला भी निगेटिव होगा। ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ये निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये वाला चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये डायरेक्ट आपको पता चल गया। ठीक है, फिर पूछा गया विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज रेशियो। ठीक है, अब देखिए ये कैसे डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ऐसे होता है, प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू ई। अब इसकी फोर्स की वजह से अगर चार्ज के मास से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक ही वैल्यू आ गई, देखिए Q/m इंटू ई। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन की वजह से कौन ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है प्लस कौन ज़्यादा डेविएट हुआ है, ये देखना है आपको। तो डेविएशन देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो आपको डेविएशन पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा डेविएशन इसी का हुआ है। अब डेविएशन कौन डिसाइड कर रहा है, देखो डेविएशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मतलब डेविएशन किस में है, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो y के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, y = ut + हाफ at²। इनिशियली मान के चल रहे हैं कि u 0 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, हाफ at²। a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो क्या हो गया 1/2 Q/m। ठीक है, et²। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आया इसमें क्या क्या चीज़ है आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पार्टिकल के लिए, तीनों के लिए सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया। तीनों के लिए टाइम भी सेम है, दोनों को सेम टाइम मिला, दोनों को सेम फील्ड मिला। इसका मतलब डिफ्लेक्शन कौन डिसाइड करेगा, Q/m रेशियो डिसाइड करेगा। इसका मतलब y क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m रेशियो हो गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन हुआ है, थर्ड वाला हुआ है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा Q/m रेशियो होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्या कहा गया, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहा गया व्हाट इज द फ्लक्स, और किस डायरेक्शन में है, देखो x डायरेक्शन में है। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड ऑफ स्क्वायर of 10 centimeter side which plane is parallel to the YZ plane। अब ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेन है, देखो अगर मैं इस प्लेन को x मानूं, ठीक है, इसको ऐसे देखो, अगर मैं इसको x मानूं और इसको y मानूं और ये वाला प्लेन z मानूं, मतलब ये वाला प्लेन z है,
ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज, ये क्या होगा, वाई जेड प्लेन होगा। और जो एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये कहाँ चला गया, देखो इसके परपेंडिकुलर, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही चला गया। क्योंकि आप देखो इसको आप एक्स मान रहे हो, इस प्लेन को अगर आप ऐसे ले लो तो आप इसको x मान रहे हो, इसको y मान रहे हो और ये z है। तो ये y और ये z, तो ये वाई जेड प्लेन हो गया। और वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ गया, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया, 0। अभी आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है E डॉट ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब इस केस में इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ई इंटू ए। ई दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10⁻3, और एरिया कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, अब यहाँ से ये आ जाएगा आपका कितना, देख लो 30 आ जाएगा ये, क्योंकि 1 2 0 से तो 2 चला गया, 30 आ गया। और ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब क्या कहा गया सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो ई डॉट ए है इसके बीच का एंगल थीटा होता है, और ये एरिया वेक्टर बेसिकली नॉर्मल का ही डायरेक्शन होता है। जो प्लेन होता है उसका जो नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कह दिया गया कि अब कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो इस केस में अब नया फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है, ई ए की वैल्यू देखो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये 30 है, और कॉस 60 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अब प्रीवियस क्वेश्चन में ही जो फील्ड दिया हुआ गया था, कहा गया व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14 थ्रू अ क्यूब। क्या कहा गया, क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने क्यूब ले लिया, तो हमने यहाँ पे क्यूब ले लिया। देखिए इसका साइड कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये कांस्टेंट है, गॉस लॉ में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगा तो फ्लक्स 0 नहीं होगा। एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये एक आपके पास, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो ये क्यूब नहीं है, लेकिन इसको आप इसमें भी 6 फेसेज हैं। अगर आप इसको ऐसे रखें, इधर रखें एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इस प्लेन की वजह से देखो, इस प्लेन का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना बना 90, इसकी वजह से फ्लक्स 0। फिर देखो नीचे, नीचे कहाँ गया, एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अभी भी एंगल 90, cos 90 0, इसकी वजह से भी फ्लक्स 0। इसका देखो, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर की तरफ, एंगल 90, फ्लक्स 0। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर मेरी तरफ, एंगल 90, फ्लक्स 0। अब देखो इसकी वजह से एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल 0, फ्लक्स की वैल्यू ई इंटू ए। लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और एरिया वेक्टर इधर, एंगल 180 हो गया। तो यहाँ पे cos 180 -1 होता है, तो इसका फ्लक्स क्या आ गया, माइनस ई इंटू ए। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन तभी पॉसिबल है जब ये वाली चीज कांस्टेंट होगी। अब देखिए ये दो चीज है, ये दो प्लेट देखिए, इस प्लेट में इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना बन गया 180।
ठीक है, इसको मैं 1 बोल दूं तो इसका फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई ए माइनस के साथ। इसको अगर मैं 2 बोलूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, इस वाले सरफेस का देखो, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90, फ्लक्स क्या हो गया, 0। इसका भी देखो, इसका एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90 बना, 0 हो गया। मतलब नेट फ्लक्स जो आप अगर देखेंगे तो इस वाले की वजह से माइनस ई ए और इस वाले की वजह से प्लस ई ए और बाकी वजह से क्योंकि कॉस 90 है 0 हो गया, तो नेट फ्लक्स ओवरऑल फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ।